हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रेक टाइम क्लासेस। इस वीडियो में हम यूपी पीसेस और आरओ एआरओ के लिए यूपी का जो बजट है और पूरा केंद्रीय बजट जो है उसको कंप्लीट इसी वीडियो में एक बार रिवाइज कर लेंगे। इससे पहले भी कराया जा चुका है, लेकिन यहाँ पर कंबाइन करके रिवीजन का एक मेन उद्देश्य है, क्योंकि घटनासार में भी ये बजट दिया है उसको कवर करना है। तो चलिए शुरू करेंगे। यूपी पीसीएस का पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं। उसी में ये सभी नोट्स वगैरह जो करंट के हैं या फिर ये बजट वगैरह या बाकी के जो सब्जेक्ट वाइज नोट्स हैं, यूपी पीसीएस वाले जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, उनका पूरा डिटेल या जो टेस्ट वगैरह हैं, सब कुछ आपको यूपी पीसीएस वाले पेड ग्रुप में मिल जाएगा। उसको ज्वाइन करने के लिए जो नंबर दिया है इस पर व्हाट्सएप करेंगे यूपी पीसीएस ग्रुप डिटेल्स, तो डिटेल भेजी जाएगी, उसको प्रॉपरली पढ़कर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे क्या मिलेगा सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करेंगे। सबसे पहले टोटल बजट जो यूपी का पेश किया गया है वो 7.36 लाख करोड़ रुपए है। अब ये जो है अगर फिगर में दिया रहेगा तब भी उसमें आप देखेंगे तो स्टार्टिंग के नंबर्स यही होंगे। तो इस तरह से अगर पूरा नंबर ये लिखा रहेगा लाख करोड़, तो ये जान लीजिएगा कि स्टार्टिंग में 736 ही रहेगा। तो 7.36 लाख करोड़ रुपए जो है टोटल बजट है इस बार का। 5 फरवरी 2024 को पेश किया गया। वित्त मंत्री जो सुरेश खन्ना है उनका ये 5वां बजट था, उन्होंने पेश किया। और इसमें से जो टोटल है इसमें राजस्व व्यय कितना है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो कितना है 5.32 लाख करोड़, और पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है तो 2.03 लाख करोड़। तो ये दोनों फिगर्स भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं अगर स्टेटमेंट आता है। तो टोटल एक स्टेटमेंट ये हो गया, एक इसमें से दे दिया गया कोई में से, तो ये तीनों पता होना चाहिए। 7.36, फिर 5.32, फिर 2.03। अब ये पूरे वीडियो में आपको बहुत सारे ऐसे नंबर्स मिलेंगे। ज़्यादा बड़ा ये चीज़ें मतलब जितनी पूछी जाती हैं एग्जाम में वही चीज़ें मैंने लिखी है, फिर भी नंबर्स ज़्यादा हैं तो एक बार और रिवाइज़ करिएगा। जब तक बहुत बार रिवाइज़ नहीं होता तब तक ये याद नहीं होता है। और वैसे टेस्ट में आपको जो है यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में जिसका टेस्ट भी करा दिया जाएगा किसी दिन। फिर नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे कुल बजट में नई योजनाएं हेतु कितने आवंटित किए गए हैं। तो बजट में जो नई योजनाएं हैं उसके लिए 24,863 करोड़, इतना याद रखें, पॉइंट वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 24,000 याद रखें, 24,863 करोड़ रुपए जो है नई योजनाओं के लिए है इस बजट में। और राजस्व बचत इस बार जो रेवेन्यू सरप्लस जिसको कहते हैं वो कितना रहा है, तो रेवेन्यू सरप्लस हमारा 2.97% है जीएसडीपी का, मतलब टोटल जो राज्य की जीडीपी है उसका 2.97। और फिगर में बात करें तो ये 74,147 करोड़, 74,147 करोड़ जो है हमारा रेवेन्यू सरप्लस है, ये जो कि पूरे हमारी जीडीपी का राज्य की 2.97% है। राजकोषीय घाटा ये नंबर, ये फिगर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.46%। हमारा जो राजकोषीय घाटा है कितना है 3.46%। और अगर नंबर्स में बात की जाए तो 86,530 करोड़, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना ये चीज़, ये एकदम रट लीजिए। 3.46% जो हमारा राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट। अब यहाँ पे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस बजट में जो है मुख्य रूप से जो नीतियां बनी है वो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसान और गरीब के लिए। जो हमने वो वाला बजट पढ़ा था केंद्रीय बजट, उसमें भी इसी पर फोकस था और यहाँ पर भी इसी पर फोकस है। और ये जो बजट है इस बार का सबसे बड़ा, मतलब अभी तक का सबसे बड़ा बजट है। हर बार ऐसा ही होता है कि मतलब बजट सबसे बड़ा ही रहता है, तो जो रिसेंट रहे उसी को बड़ा लिखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से प्राप्त निवेश। जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी उससे हमें कितना, यहाँ पे कुछ चर्चाएं की गई थी कि पिछला हमने क्या क्या अचीव किया है, तो उनमें से कुछ चीज़ें पूछी जा सकती है जो यहाँ पे लिखी हैं। वहाँ पे जो निवेश प्राप्त हुआ था इस समिट के माध्यम से वो 40 लाख करोड़ रुपए प्लस में था, मतलब 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का हमें जो है निवेश प्राप्त हुआ है इस समिट के माध्यम से, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से। और इससे जो है कितने लोगों को रोजगार मिला, तो 1.10 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिला इसके माध्यम से। तो याद रखिएगा, रुपए 40 लाख करोड़ और रोजगार कितने मिले इसके माध्यम से 1.10 करोड़। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे प्रदेश में जो एमएसएमई की यूनिट है, एमएसएमई इकाइयाँ कितनी है वर्तमान में, तो 96 लाख जो है इकाइयाँ हैं एमएसएमई की। ये टोटल बात की जा रही है, किसी एक पर्टिकुलर पोर्टल से जुड़ी हुई इकाइयाँ कुछ होती हैं उनकी बात नहीं की जा रही, ओवरऑल जो है 96 लाख इकाइयाँ हैं। आगे बात करेंगे प्रदेश के उद्यमियों द्वारा निर्यात, जो एमएसएमई जो उद्योगी होते हैं, उद्यमी होते हैं, उनके द्वारा जो निर्यात किया गया 2 लाख करोड़ रुपए लगभग जो है इसका निर्यात किया गया है। अगर ये सीधे सीधे अगर प्रदेश के उद्यमियों द्वारा निर्यात के माध्यम से मतलब कितना निर्यात किया गया वो चीज़ आए तो 2 लाख करोड़ रुपए इसमें करिएगा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में यूपी की रैंक क्या है, तो सेकंड है, और ये 14 नंबर से सेकंड पे आई थी, काफ़ी पहले 14 थी, अब सेकंड पे आ गई है। इसके अलावा बेरोजगारी दर कितनी बताई गई है इस बजट में, तो 2.4% बेरोजगारी दर इसमें बताई गई है। और कहा गया है कि 6 करोड़ व्यक्ति जो है गरीबी से बाहर निकले, ये भी एक डाटा है कि 6 करोड़ व्यक्ति जो है गरीबी से बाहर निकले। वर्तमान में बेरोजगारी दर 2.4% है यूपी में, ऐसा इस बजट में कहा गया है। बाकी
कैसा भी हो। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला देश का चौथा राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की अपनी सेमीकंडक्टर नीति है, ऐसा लाने वाला ये चौथा राज्य बन गया है। लखनऊ में दिल्ली की तरह एरो सिटी बनाया जाएगा और ये दिल्ली वाला एरो सिटी जो है एयरपोर्ट के आसपास जो बसाया गया है, बहुत सारे इसमें 5 स्टार होटल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, उसी तरह से लखनऊ में भी बनेगा और 1500 एकड़ ज़मीन में ये बनेगा। यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि सेमीकंडक्टर नीति लाने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो वो गुजरात था। आगे बात करेंगे, ये तो एरो सिटी लखनऊ में बनेगा दिल्ली की तरह 1500 एकड़ ज़मीन में। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा हेतु हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ के साथ एमओयू साइन हुआ है, जो कि 4000 करोड़ रुपए का ये एमओयू है। पूछा जा सकता है नवीन नवीकरणीय के लिए किसके साथ एमओयू साइन हुआ 4000 करोड़ का, तो हीरो फ्यूचर एनर्जीज़ के साथ। यूपी सरकार द्वारा फार्मा कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था, कहाँ पर, तो हैदराबाद में। ऐसी इसमें बजट में स्पीच में बात की गई थी ये सब। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन जो कि हैदराबाद में हुआ था, वहाँ पे अवार्ड्स जो दिए गए उसमें यूपी को चैंपियंस इन एविएशन का अवार्ड दिया गया था, तो यूपी को चैंपियंस इसमें अवार्ड मिला था यहाँ पे विंग्स इंडिया 2024 में, तो इसकी भी चर्चा की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे, डार्क जोन में नलकूप लगाने पर जो प्रतिबंध था वो नलकूप लगाने पर प्रतिबंध हट गया है। बस इतना स्टेटमेंट याद रखिए। बुंदेलखंड में रबी सिंचाई हेतु टैरिफ दिया जाएगा। इसके अलावा 2023-24 में अक्टूबर 2023 तक, मतलब 2023-24 की यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, और उसमें भी अक्टूबर 2023 तक किसान क्रेडिट कार्ड कितने बटे हैं, तो 37 लाख क्रेडिट कार्ड दिए गए। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 2022-23 में पीएम फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति कितनी दी गई, जो फसल खराब हो जाती है तो किसानों का, जिन किसानों का बीमा होता है उनको जो राशि दी गई है 831 करोड़ रुपए। और ये कितने किसानों को दी गई है जो रजिस्टर्ड थे, तो 10 लाख किसानों को दी गई है। कितने रुपए, 831 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है यहाँ पर पीएम किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष प्लस के जो पुरुष और महिलाएं हैं उन किसानों को, मतलब किसान मानधन योजना के तहत कितने रुपए प्रति माह दिए जा रहे हैं, तो 3000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। यहाँ पर किसान मानधन योजना याद रखिएगा किस चीज़ के लिए, तो 60 वर्ष से ज़्यादा जो किसान हैं उन किसानों को मासिक पेंशन कितने रुपए, 3000 रुपये प्रति माह। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत दिसंबर 2023 तक जो ट्रांसफ़र किए गए कितने रुपए, तो 63,000 करोड़ रुपए जो है दिसंबर 2023 तक ट्रांसफ़र किए गए हैं 63,000 करोड़ रुपए। और कितने किसानों को, तो 2,62,00,000 किसानों को ये ट्रांसफ़र हुआ है। अगला है यहाँ पर निराश्रित महिला पेंशन की जो 500 रुपये पेंशन मिलती थी निराश्रित महिलाओं को, वो बढ़ा के 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। पहले 500 रुपये थी, अब 1,000 रुपये। और ये इससे कितने लोगों को लाभ मिल रहा है, कितनी महिलाओं को, तो 31,28,000, मतलब 31,28,000 जो है महिलाओं को इससे लाभ मिल रहा है। 31 लाख याद रखिए कि लगभग 31 लाख महिलाओं को ये जो निराश्रित महिला पेंशन दी जा रही है इससे लाभ हो रहा है। और ये बढ़ा के कितना 500 से कर दिया गया है 1,000। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जिसके तहत जो है 15,000 रुपये प्रति बालिका मिलते हैं, तो इससे कितनी बालिकाएं लाभान्वित हो रही हैं, तो लगभग 17 लाख। महिला जो निराश्रित महिलाओं वाला था इसमें 31 लाख महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं और इससे 17 लाख। और ये जो है 2019-20 से 23-24 के बीच का डाटा है। नेक्स्ट बात करेंगे महिला किसान सशक्तिकरण 2024-25 में तकनीकी सहायता हेतु जो है एक उत्पादक समूह का गठन किया जा रहा है। तो उत्पादक समूह कितने बनाने का लक्ष्य रखा गया है, तो 200 उत्पादक समूह बनाने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। किस लिए, तो महिलाओं को जो है, महिला किसान जो है उनको तकनीकी सिखाने के लिए, उनके तकनीकी सहयोग के लिए जो है ये समूह गठित हो रहे हैं। तो कितने समूह, 200 उत्पादक समूह का गठन करने का लक्ष्य है। रानी लक्ष्मीबाई एवं बाल सम्मान कोष में आर्थिक क्षतिपूर्ति, तो अगर कोई इनके खिलाफ जघन्य अपराध होता है तो उसमें जो है आर्थिक क्षतिपूर्ति कोष रखा गया है। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक उसको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे ग्रामीण स्टेडियम मल्टीपर्पज़ हॉल या फिर मल्टीपर्पज़ हॉल का निर्माण किया जाएगा। 124 ऐसे मल्टीपर्पज़ हॉल बनेंगे और ये जो है 117 विकास खंडों में बनेंगे। यूपी के ग्रामीण स्टेडियम बनेंगे कितने, 124। नेक्स्ट बात करेंगे 226वें राष्ट्रीय युवा उत्सव जो कि कर्नाटक में आयोजित हुआ था, इसमें यूपी की जो लोकगीत टीम है उसको पहला स्थान मिला। इसकी भी चर्चा स्पीच में की गई है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर ये आ जाए कि ये राष्ट्रीय युवा उत्सव कौन से नंबर का था, तो 26वें। कहाँ पे आयोजित हुआ, कर्नाटक में। यूपी की लोकगीत टीम को यहाँ पर कौन सा स्थान मिला, तो पहला। ई श्रम पोर्टल पर सबसे ज़्यादा पंजीकरण करने वाला राज्य यूपी बन गया है। कितने लोगों का इसमें पंजीकरण है, तो 8.32 करोड़ यहाँ पर लोगों का इसमें पंजीकरण है। सबसे ज़्यादा ये है, मतलब पूरे इंडिया में। नेक्स्ट बात करेंगे वृद्धावस्था पेंशन जो दी जा रही है वो कितने रुपए दी जा रही है, तो 1,000 रुपये प्रति माह। और ये जो है इससे लाभान्वित कितने वरिष्ठ हैं, तो 55 लाख वरिष्ठ ये इससे लाभान्वित है।
और ये रुपए याद रखिएगा कितने रुपए मिलते हैं वृद्धावस्था पेंशन के तहत, तो 1000 रुपये प्रति माह। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह में दिया जाता है कितना रुपए, तो पर जोड़ा 51,000 रुपये दिया जाता है जो एक होते हैं दंपति उनको। नेक्स्ट, पीएम जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, मुद्रा योजना, इन सब में भी यूपी पहले नंबर पर है और ई श्रम पोर्टल में भी पंजीकरण में यूपी नंबर 1 है। अब पीएम जनधन खाते से पूछ लिया जाता है अक्सर क्वेश्चन कि कितने जो है यूपी में खाते हैं, तो 9 करोड़ खाते। आगे बात करेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है इसमें यूपी का स्थान दूसरा है। अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, पीएम जनधन, मुद्रा योजना इसमें पहला है, लेकिन जीवन ज्योति में दूसरा है और इसमें 1.90 करोड़ नामांकन अभी तक हुए हैं यूपी से। नेक्स्ट बात करेंगे, अब यहाँ पे जो एलोकेशन हुआ है, कितने रुपए का एलोकेशन किसके लिए हुआ है, किस योजना के लिए, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है इसमें से कोई भी, तो इसको ध्यान से देखिएगा। जल जीवन मिशन में कितना दिया गया है, तो 22,000 करोड़ रुपए सबसे ज़्यादा इसी में दिया गया है। जल जीवन मिशन में 22,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इसके बाद जो है सर्व शिक्षा अभियान में 21,310 करोड़, 21,310 करोड़। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7,350 करोड़, 7350 ऐसे याद रखिए, 7350। उसके बाद जो आएगा पीएम आवास योजना, शहरी के लिए, ये शहरी वाला ज़्यादा पूछा जाता है, 3,948 करोड़ रुपए, 3,948 करोड़ रुपए शहरी के लिए दिए गए हैं। ग्रामीण के लिए 2,441 करोड़। फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के लिए 952 करोड़ रुपए। ये वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टार्टिंग के ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बात करेंगे, यहाँ पे पहला वाला याद रखिएगा 22,000 करोड़ जल जीवन मिशन के लिए सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये 21 कर दीजिएगा। फिर राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 7350, पीएम आवास के लिए 3948। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़, आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के लिए 300 करोड़। मातृ वंदना योजना भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 322 करोड़, 322 करोड़ किसके लिए, मातृ वंदना योजना के लिए। और चौड़ीकरण के लिए जो राजमार्ग है उसके लिए 2881, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। धर्मार्थ काल के लिए जो धर्मार्थ मार्ग हैं उसके लिए 1750 करोड़, जो किसी धर्म के स्थल को जोड़ने वाले मार्ग जो होते हैं, 1750 करोड़ रुपए। मातृ वंदना योजना भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर है औद्योगिक लॉजिस्टिक पार्क के लिए 800 करोड़ रुपए। फिर शहरी सरकारी नलकूप के लिए 1100 करोड़ रुपए। ये इतना नहीं है, ये धर्मार्थ काम वाला याद रखिएगा, और ये मातृ वंदना वाला भी। आगे बात करेंगे, जहाँ पे डैश लगा है इस तरह के रेड कलर का। फिर मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, इसके लिए 1020 करोड़ रुपए। जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ये लघु सिंचाई योजना पूछ लिया जाता है, जितनी भी सिंचाई पूछी जाती है उसमें लघु वाली सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, 1020 करोड़ रुपए। जेवर एयरपोर्ट के लिए 1150 करोड़ रुपए। महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल अयोध्या वाला जो एयरपोर्ट है उसके लिए 150 करोड़ रुपए, ये इंपॉर्टेंट है, अयोध्या वाला एयरपोर्ट जो है 150 करोड़ रुपए। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए। असाध्य रोग की मुफ्त चिकित्सा के लिए 125 करोड़ रुपए। वाराणसी में मेडिकल कॉलेज 400 करोड़, और जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात की जा रही है इसमें 150 करोड़। पीएम कुसुम योजना, पीएम कुसुम के ये भी इंपॉर्टेंट है, पीएम कुसुम योजना 100 करोड़ रुपए इसके लिए, जिसमें जो पंपिंग सेट सोलर वाले लगते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 के लिए 60 करोड़ रुपए, जैव ऊर्जा नीति के लिए 60 करोड़ रुपए। उसके बाद शहरी विस्तार वाला 3000 करोड़, ये वाला इंपॉर्टेंट है, जैव ऊर्जा नीति कुसुम योजना 100 करोड़। फिर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ जो RRTS कॉरिडोर बन रहा है, जो रैपिड ट्रांसफर कॉरिडोर बन रहा है, उसके लिए 914 करोड़ रुपए, 914 करोड़। उसके बाद कानपुर मेट्रो के लिए 395, आगरा मेट्रो के लिए 346, अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपए। कानपुर मेट्रो 395, आगरा मेट्रो 346 और अयोध्या विकास के लिए 100 करोड़। आगे यहाँ पर रोपवे विकास, जो सबसे पहले वाराणसी में रोपवे लगा था, उसके बाद फिर रोपवे विकास के लिए 100 करोड़ रुपए अलग अलग सिटीज़ में बनाने के लिए दिए गए हैं। अमृत 2.0 के लिए 4500 करोड़, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, 4500 करोड़ अमृत 2.0 के लिए। आगे है यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 4867 करोड़। उसके बाद फिर शहरी के लिए 2708 करोड़, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, 4867 फिर 2708। मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के लिए 800 करोड़। अर्बन फ्लड जो बाढ़ वगैरह के लिए 1000 करोड़ रुपए, 1000 करोड़। मुख्यमंत्री अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास के लिए, जो मलिन बस्ती विकास के लिए 675 करोड़ रुपए। ये मलिन बस्ती वाला टॉपिक मेंस में भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है UPPCS के। मुख्यमंत्री अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास के लिए 675 करोड़ रुपए। फिर राज्य स्मार्ट सिटीज़ के लिए जो है 400 करोड़ रुपए। पूर्वांचल विकास निधि के लिए 575, इंपॉर्टेंट है, 575 पूर्वांचल विकास निधि के लिए। और बुंदेलखंड विकास निधि के लिए
425 करोड़ रुपए। 575 है पूर्वांचल के लिए, पूर्वांचल के विकास के लिए। 425 है बुंदेलखंड के विकास के लिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है मनरेगा वाला, इसके लिए 50-60 है, याद रखिए 50-60 मनरेगा के लिए। फिर है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 3,695 करोड़ रुपए, 3,695 करोड़ रुपए जो है ग्रामीण आजीविका योजना के लिए। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 3,668, 3668 करोड़ जो है, 3668 किसके लिए, ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1,000 करोड़। ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए 700 करोड़ रुपए, कन्या सुमंगला के लिए 700 करोड़ रुपए। दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1170 करोड़ रुपए, दिव्यांग पेंशन के लिए 1170, कुष्ठावस्था पेंशन के लिए 42 करोड़। ये तीनों इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। फिर सामाजिक वानिकीकरण योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, कुकरेल और वन और सफारी पार्क के लिए 50 करोड़। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपए, ये भी पूछ लिया जाता है अक्सर। 600 करोड़ यहाँ पर सामाजिक वानिकी के लिए, सामूहिक विवाह के लिए है। आगे बात करेंगे महाकुंभ जो 2025 के विविध कार्यों के लिए 100 करोड़ रुपए, महाकुंभ के लिए 100 करोड़। फिर अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या के लिए 10 करोड़ रुपए, अंतर्राष्ट्रीय रामायण और वैदिक शोध संस्थान अयोध्या बनाने के लिए 10 करोड़। फिर निषाद राज गुह सांस्कृतिक केंद्र श्रृंगवेरपुर में इसकी स्थापना जो की जा रही है, उसके लिए 14.68 करोड़, यहाँ पर 14 करोड़ याद रखिएगा। निषाद राज गुह सांस्कृतिक केंद्र बनेगा श्रृंगवेरपुर में, कहाँ बनेगा इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 14 करोड़ रुपए इसके लिए। हरिहर जो है, हरिहर में संगीत महाविद्यालय बन रहा है 11 करोड़ रुपए में, और ये कहाँ पर है, आजमगढ़ में। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है 11 करोड़ रुपए में, याद रखिएगा ये कहाँ पे की जा रही है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र कहाँ बन रहा है, महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट में बन रहा है 10 करोड़ रुपए में। वृद्धावस्था पेंशन के लिए कितने रखे गए हैं, तो 7,377 करोड़ रुपए, 7,377 करोड़ रुपए। फिर है मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, शिक्षुता प्रोत्साहन के लिए। ऑपरेशन कायाकल्प इंपॉर्टेंट है, 1,000 करोड़। डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 310 करोड़ रुपए। गोरखपुर और भदोई में पशु चिकित्सा महाविद्यालय बनेगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। कहाँ कहाँ पे बनेगा, गोरखपुर, भदोई। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना के लिए 74 करोड़ 21 लाख रुपए जो है रखे गए हैं, नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए। और फिर है उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति के लिए 25 करोड़ रुपए। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनेगा, ये चीज़ कहाँ पे बनेगा, ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कुशीनगर में बनेगा, इसके लिए 100 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और ये वाला भी पशु चिकित्सालय के लिए, ये जो है इसके लिए 100 करोड़ रुपए इसके लिए भी। फिर है वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट है, इसकी स्थापना की जाएगी, इसके लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। निफ्ट की स्थापना वाराणसी में होगी, इसके लिए 150 करोड़ रुपए। फिर एयर स्ट्रिप्स, ये इंपॉर्टेंट है, एयर स्ट्रिप्स के लिए जो हवाई यातायात को बढ़ावा देने के लिए 1100 करोड़ रुपए जो है आवंटित किए गए हैं। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2500 करोड़ रुपए। और फिर है यहाँ पर गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 2057 करोड़ रुपए। तो ये जो है इतने जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गंगा एक्सप्रेसवे जो मेरठ से प्रयागराज वाला, उसके लिए 2057 करोड़ रुपए। अब कुछ और चीज़ें, जैसे पिछले वर्ष के मुकाबले हवाई यातायात में वृद्धि कितनी हुई है, तो 19.2% की वृद्धि हुई है। सोलर पावर का हमारा लक्ष्य रखा गया है 22,000 मेगावाट का। कृषि क्षेत्र में वृद्धि जो है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में कितनी अनुमानित की गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटा ये। कृषि क्षेत्र में वृद्धि 5.1% जो है रहने का अनुमान है। पावर ट्रांसमिशन सिस्टम 2022-23 में कितना हमारा था इसकी क्षमता, तो 28,900 मेगावाट इसकी क्षमता थी 22-23 में, और 16-17 में थी 16,348 मेगावाट। 2023-24 का ये लक्ष्य कितना रखा गया है, तो 31,500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है 23-24 के लिए। ये लक्ष्य भी इंपॉर्टेंट है, अभी कितना ये भी इंपॉर्टेंट है, और पहले कितना था ये भी इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट। तो इतनी चीज़ें हैं जहाँ से यूपी पीसीएस में क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और ये सभी नोट्स वगैरह जो है आपको यूपी पीसीएस वाले ग्रुप में मिल जाएंगे। यूपी के बजट के बाद अब यहाँ से केंद्रीय बजट कवर करेंगे, जो रिसेंट में आया है, 1 ही महीने पहले ये बजट आया है, इसको कवर करना है। क्योंकि जब नई सरकार बनी थी तो दोबारा से पहले अंतरिम बजट फरवरी में पेश किया गया था, उसके बाद ये वाला बजट आया था, तो यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इसको यहाँ पे ऐड कर लिया। इस समय हम जितनी चीज़ें पढ़ रहे हैं, चाहे वो घटनासार वाली सीरीज हो या फिर बूस्टर क्लासेस जो चल रही हैं उसकी, तो इसको कई बार रिवाइज कर लीजिएगा। यूपी पीसीएस आरओ में लगभग क्वेश्चन यहीं से आपको मिल जाएंगे, तो इसको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करेंगे।
सबसे पहले बजट 2024-25 ये किस डेट को पेश किया गया, अगर पूछ लिया जाए तो 23 जुलाई को पेश किया गया था। हमारी जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा इसको पेश किया गया। और 2024-25 में सरकार टोटल कितना इसमें बजट का एलोकेशन किया गया है, कितना बजट रखा गया है ओवरऑल, तो 48.20 लाख करोड़ रुपए का ये बजट है टोटल। अब कुछ प्रमुख चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं हमेशा बजट को पढ़ने से पहले, कि भारत का बजट जो है पहली बार कब पेश किया गया था, तो 7 अप्रैल 1860 को पेश किया गया था। ये आरओ या यूपी पीसीएस किसी रिसेंट ही एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेटमेंट में आया था या वैसे आया था, लेकिन ये क्वेश्चन आया था। तो जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में पहली बार पेश किया गया था। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। तो 26 नवंबर को आज़ादी के बाद पहली बार पेश किया गया था, 26 नवंबर 1947 आर.के. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। अधिकतम बार किसने बजट पेश किया है, तो मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। पी चिदम्बरम ने 9 बार, प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया है। तो ज़्यादातर यही पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बार किसने, तो मोरारजी देसाई ने। निर्मला सीतारमण जी का ये 7वां बजट था। अब इसमें 7वें फरवरी वाला जो अंतरिम बजट था वो सब मिला लिया जाए तो टोटल बजट जो है 7वीं बार पेश किया है। और आपको पता होगा कि बजट शब्द कहीं पे भी संविधान में नहीं है, उसकी जगह पे वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, जिसका है आर्टिकल नंबर 112। तो 112 के तहत ये बजट पेश किया जाता है, लेकिन उसके लिए जो शब्द यूज़ होता है वार्षिक वित्तीय विवरण यूज़ होता है। अब अंतरिम बजट क्या था जो फरवरी में पेश किया गया था आम चुनाव से पहले, जब आम चुनाव से पूर्व सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया वित्तीय विवरण अंतरिम बजट कहलाता है। पूर्ण बजट जो है पेश होने तक ये जो है सेवा में रहता है। जो पुराना वाला बजट था, जो अंतरिम बजट था, वो जब तक चुनाव नहीं हो दोबारा जो है बजट नहीं पेश हो जाता तब तक वही वाला माना जाता है। अब एक चीज़ और, लेखानुदान क्या होता है, तो आर्टिकल 116 के तहत लेखानुदान आता है। लगभग जितनी चीज़ें हैं बजट के अंतर्गत वो 112 से लेकर 117 तक के बीच में होती हैं, बस इसके आगे नहीं। मतलब जितने भी वित्तीय से रिलेटेड हैं, बजट से रिलेटेड 112 से 117 के बीच में होती हैं। ये सब लेखानुदान वगैरह के कभी कभी आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं। तो 116 में है लेखानुदान। अब ये क्या होता है लेखानुदान, क्योंकि पूछा गया है इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। लेखानुदान भी पूर्ण बजट से पहले पेश किया जाता है, पूर्ण बजट से पहले पेश किया जाता है, किंतु इसमें चुनाव की कोई बात नहीं होती है। तो ये चीज़ मैंने इसलिए यहाँ पे रिपीट कर ली है क्योंकि अंतरिम बजट और कभी कभी लेखानुदान एक जैसा साउंड करता है, लेकिन लेखानुदान भी पूर्ण बजट से पहले पेश होता है, अंतरिम बजट भी पूर्ण बजट से पहले वाला बजट होता है। और दोनों क्या मतलब चीज़ें आपको याद रखनी है, लेखानुदान क्या है मेनली अगर आ जाए तो, क्योंकि इसी साल ये पेश हुआ है अंतरिम बजट भी, तो ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। एक बार बस आपको रीड करना है कि 116 के तहत लेखानुदान है जो कि पूर्ण बजट से पहले पेश होता है, लेकिन इसमें चुनाव की कोई बात नहीं होती है। पहले से जो कुछ अनुदान मांगा जाता है सरकार के द्वारा वही है लेखानुदान, और अंतरिम बजट जो है जिस साल चुनाव होता है उसके पहले पेश किया जाता है। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। बजट तैयार करने हेतु नोडल निकाय क्या होता है, तो बजट प्रभाग इसको कहा जाता है। ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आर्थिक मामलों का विभाग होता है उसी के द्वारा बजट तैयार किया जाता है। और ये किसके किसके परामर्श से होता है, तो नीति आयोग और जितने भी संबंधित मंत्रालय होते हैं उनके सबके परामर्श से ये तैयार किया जाता है बजट। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत जो आर्थिक विभाग होता है उसी के द्वारा ये तैयार किया जाता है, या फिर इसी को कहते हैं बजट प्रभाग। रेल बजट और आम बजट को एक साथ कब से पेश करना शुरू किया गया है, तो 2017 से, अगर ये सब चीज़ें छोटी छोटी आ जाएं तो। अब बजट के चरण बहुत पूछे जाते हैं, जितने चरण लिखे हैं इतने चरण ऑप्शन में नहीं रहते, इन्हीं में से 2-4 चरण दिए रहते हैं, तो वो चीज़ें हैं ये। सबसे पहले बजट पूर्व परामर्श होता है, हितधारक सहभागिता इसमें आती है कि मतलब परामर्श लिया जाता है जिसमें सभी चीज़ें शामिल होती हैं, किसी को भी परामर्श के लिए बुलाया जा सकता है, सबकी सहभागिता इसमें होती है। फिर डेटा संग्रहण और विश्लेषण किया जाता है, बजट का मसौदा तैयार किया जाता है, फिर कैबिनेट की मंजूरी होती है, फिर बजट भाषण की प्रस्तुति की जाती है, संसदीय अनुमोदन उसके बाद लिया जाता है। ये अनुमोदन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, कभी कभी अनुमोदन की जगह पे सामान्य चर्चा या फिर विभागवार चर्चा या फिर बजट मतदान, ये सब चीज़ें लिखी रहती हैं। तो अनुमोदन में ही सभी चीज़ें आ जाएंगी, जो चर्चाएं वगैरह होंगी बजट भाषण के बाद आती हैं, सब चर्चाओं वाला जो है क्रम आता है, ये सेम उसी क्रम में दिया हुआ है जिस क्रम में ये सभी चीज़ें होती हैं। फिर बजट का कार्यान्वयन होता है, फिर संशोधन होता है, अनुपूरक बजट वगैरह चीज़ें आती हैं। तो ये इसी क्रम में अगर आ जाए तो ये याद रखिएगा कि बजट की ज़्यादातर जो आता है कि प्रस्तुति, उसके बाद जो है संसदीय अनुमोदन, जिसमें अनुमोदन की जगह पे ऑप्शन में कभी कभी सामान्य चर्चा या फिर चर्चा केवल लिखा रहता है, बजट पर चर्चा, तो वो आएगा। उसके बाद फिर बजट का कार्यान्वयन, ये चीज़ें आ जाती हैं एग्जाम में, अरेंज करने को कई बार आ चुकी हैं। नेक्स्ट यहाँ पर
हमारा जो कुछ लक्ष्य रखा गया वो भी एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 7 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य हमें 2029-30 तक प्राप्त करना है और 5 ट्रिलियन का 26-27 तक। 26-27 तक हम 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे, ऐसा हमारा लक्ष्य है। और 29-30 तक 7 मिलियन जो है अर्थव्यवस्था में हम शामिल हो जाएंगे। अंतरिम बजट में कुछ वादे किए गए थे 1 फरवरी को जब बजट पेश किया गया था कि 4 कास्ट पे हमें फोकस करना है। वही सेम चीज़ इस बार भी रिपीट की गई है कि हमने जैसा वादा किया था भाषण में इसी तरह बोला गया है कि जिस तरह से हमने अंतरिम बजट में ये बातें कही थी, 4 कास्ट को फोकस किया था, उसी तरह से हम उस बात पे अभी भी कायम है। गरीब, युवा, महिला और किसान पे इसमें फोकस किया गया है। आप अंतरिम बजट ले लीजिए या इसमें मतलब दोनों में यही सेम चीज़ है, गरीब, युवा, महिला और किसान। इसके अलावा एक जो नई चीज़ यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है कि एमएसपी में लागत का 50% मार्जिन रखा जाएगा। ये भी अंतरिम बजट का में भी ये बात कही गई थी, अभी भी ये बात कही गई है कि जो एमएसपी दिया जाता है, टोटल कॉस्ट जितनी आती है फसल उत्पादन में, उससे बढ़ा के मतलब 50% तक का उसमें मार्जिन रहेगा, 50% तक का उसमें मुनाफा दिया जाएगा एमएसपी के तहत किसानों को। तो ये भी इसमें रिपीट किया गया। फिर बजट 24-25 में जो है फोकस किया गया है कुछ और चीज़ों पे भी। वैसे तो सेम कास्ट, वही वाला कास्ट की बात की गई है, लेकिन एक कुछ और फोकस क्षेत्र हैं, जैसे रोजगार पे इसमें बात की गई है। जो भी बजट पेश किया गया, रोजगार पे, कौशल पे, प्रशिक्षण पे और मध्यम वर्ग पे इसमें फोकस किया गया है। तो अगर फोकस पॉइंट पूछ लिया जाए 24-25 का और उसमें गरीब, किसान, महिला ये सब ना दिया हो, तो आपको जो है ये वाला चीज़ याद रखना है कि फोकस पॉइंट में रोजगार, कौशल, प्रशिक्षण और मध्यम वर्ग भी इसमें शामिल है। तो ये 4 चीज़ें अलग से मेंशन की गई हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अब बजट की प्राथमिकताएं जो है 9 श्रेणियों में इसको बांटा गया है। तो पहली जो है प्राथमिकताओं में आता है कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता। मतलब कृषि की बात सबसे पहले की गई है, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। तो इसके लिए जो है ये सब, इसमें जो डेटा वाला पोर्शन है वो मैंने लास्ट में लिखा है कि जिसमें जो रट लेना है सीधे सीधे। और अब जो जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट वाइज आ जाता है कि इसके बारे में बात की गई या नहीं, उसके बारे में बात की गई या नहीं, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। तो कृषि में जो है अनुकूल, जलवायु अनुकूल किस्मों की शुरुआत करने की बात की गई है कि 32 कृषि वाली जो फसलें होती हैं और बागवानी फसलें जो होती हैं उनकी 109 उच्च किस्में मतलब बनाई जाएंगी, जिससे वो जो किस्में बनेंगी हर तरह की जलवायु में पनप सके। हमारे भारत की जो जलवायु कहीं कहीं बहुत सूखा पड़ जाता है, उस हिसाब से उस किस्म की फसल वहाँ उगाई जाए जो आसानी से पैदा हो सके। तो ये इसमें जलवायु अनुकूल फसलों की किस्मों की बात की गई है, 32 तरह की फसल और उसकी कितनी किस्में, 109 किस्में। फिर यहाँ पर नेचुरल कृषि को बढ़ावा देने की बात करी गई है, जिसमें जो है 10,000 आवश्यकता अधिकारी जो है जैव आधान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। 10,000 जैव आधान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे नेचुरल कृषि को बढ़ावा देने के लिए। और इन सब की टैगिंग भी की जाएगी, जो नेचुरल कृषि को मतलब प्रमोट करने के लिए उन जो प्रोडक्ट होंगे नेचुरल कृषि वाले, उनकी टैगिंग वगैरह भी की जाएगी, जिससे उनको जो है मार्केट में बढ़ावा मिले। नेक्स्ट यहाँ पर आत्मनिर्भरता हेतु तो दलहन और तिलहन मिशन भी शुरू किया गया है, जिसमें सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन और सूरजमुखी पर फोकस किया जाएगा। किस पे? सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, इन सब का तेल निकलता है। तो दलहन और तिलहन में हमें आत्मनिर्भर बनना है, इसलिए इन चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर सब्जी उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला के लिए क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। बस इतना याद रखिए, ये जितनी चीज़ें मैं बोल रही हूँ बस दिमाग में भी रह जाएंगी, तो क्योंकि इसमें कोई डेटा नहीं है, कुछ रटना नहीं है, बस इतना चीज़ याद रखिए कि इसके बारे में बात की गई थी। जो रटना है वो लास्ट में दिया हुआ है। तो क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा किसान उत्पादक संगठन, सहकारी समिति और स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। यहाँ पर सहकारी समिति याद रखिएगा, सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा सब्जी उत्पादन के लिए यहाँ पर। इसके अलावा स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा दिया जाएगा। कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना की यहाँ पे बात की गई है। 5 राज्यों में जन समर्थ आधारित कृषि क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। डिजिटल सर्वेक्षण, डिजिटली मतलब सब डेटा वगैरह इकट्ठा किया जाएगा, इन चीज़ों की यहाँ पर बात की गई है। अभी हम केवल कृषि को देख रहे हैं। डिजिटल सर्वेक्षण, किसान क्रेडिट कार्ड वगैरह, इन सब पे बात की जाएगी। झींगा उत्पादन और निर्यात, मतलब झींगा मछली जो होती है इसके उत्पादन और निर्यात पर फोकस किया जाएगा। राष्ट्रीय सहकारिता नीति, इसमें नीति की बात की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय सहकारिता नीति आएगी। तो इतनी चीज़ें जो है कृषि से रिलेटेड ये मानी जा रही हैं। इसके अलावा दूसरा जो प्राथमिक क्षेत्र है वो है रोजगार और कौशल। रोजगार और कौशल के क्षेत्र में 3 योजनाएं इसमें लागू की गई हैं प्रमुख। पहली जो है पहली बार रोजगार प्राप्त करने वालों के लिए है। पहली योजना पहली बार रोजगार प्राप्त करने वाले नवयुवकों के लिए है, जिसमें नवनियुक्तों को 15,000 रुपये पर मंथ जो है 3 किस्तों में, अधिकतम ये 15,000 रुपये, इससे कम भी हो सकता है, तो 3 किस्तों में 15,000 रुपये दी जाएंगे। जो नया नियुक्त होगा उस टाइप की ये योजना है। नए नियुक्त जो लोग हैं उनके लिए कितना रुपये है, बस इतना दिमाग में रखिए, नवनियुक्तों को 15,000 रुपये 3 किस्त में दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर
विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है वहाँ पर रोजगार की यहाँ पर बात की गई है, जिसमें कर्मचारियों और जो नियुक्त करता है कंपनी, दोनों को सहयोग इसमें दिया जाएगा। और नियुक्ताओं की लिए योजना एक अलग से है, जो नियुक्त करते हैं उनको भी अलग से यहाँ पर EPFO अंशदान है तो 2 वर्षों तक 3,000 पर मंथ दिया जाएगा। जो कर्मचारियों का EPFO कटता है, जो कंपनी को देना पड़ता है, यहाँ पर सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। 2 वर्षों तक 3,000 रुपये प्रति माह जो है सरकार वहन करेगी। किसकी तरफ से है ये? तो नियोक्ताओं की तरफ से, मतलब जो नियुक्त करते हैं उनकी तरफ से। तो 3 चीज़ें हैं, 3 प्रमुख योजनाएं। बस इतना याद रखना है कि जो रोजगार प्राप्त कर रहा है और जो रोजगार दे रहा है, दोनों को यहाँ पर सहयोग दिया जाएगा। यहाँ पर EPFO के तहत जो है 2 वर्षों तक 3,000 रुपये पर मंथ यहाँ पर EPFO के तहत जाएगा। और जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर जो रटने वाली है वो है कि नवयुवकों को 15,000 रुपये पर मंथ 3 किस्तों में मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर कामगारों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें की गई। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए हॉस्टल्स बनाने के लिए, और जो शिशु गृह हैं जिसमें बच्चे रहते हैं उसको बनाने के लिए महिलाओं को इसमें सपोर्ट मिलेगा। ये सब चीज़ें बनी रहेंगी तो कामगारों में जो लिस्ट है उसमें महिलाओं की जो भागीदारी उसको बढ़ाने के लिए किया गया है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है चलाए जाएंगे कई तरह के। 5 वर्षों में इसमें 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। 5 वर्षों में, अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा कौशल प्रशिक्षण ऋण भी दिया जाएगा। 25,000 छात्रों को इससे सहायता मिलेगी। कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, जो चीज़ अमाउंट वाली है वो लास्ट में, इसी वीडियो के लास्ट में आपको मिलेगी। कौशल प्रशिक्षण ऋण इसमें दिया जाएगा, जिससे जो है 25,000 छात्रों को सहायता मिलेगी। फिर जो है शिक्षा ऋण दिया जाएगा। शिक्षा ऋण के तहत जो है अगर कोई भारत में हायर स्टडीज़ करता है, हायर एजुकेशन के लिए जाता है, तो 10 लाख रुपए तक का लोन इसको मिलेगा। और इसमें जो ब्याज भरा जाता है, ब्याज का 3% ब्याज जो है सरकार खुद भरेगी। शिक्षा ऋण में 3% जो है ऋण जो है सरकार खुद वहन करेगी, अगर भारत में हायर एजुकेशन ग्रहण की जाती है तो। नेक्स्ट यहाँ पर समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, ये जो अगला इसका प्राथमिक क्षेत्र है। पहला हो गया जो कृषि से रिलेटेड था, दूसरा युवाओं के प्रशिक्षण से रिलेटेड है, तीसरा वाला ये मानव संसाधन विकास से संबंधित है। अब इसमें जो है एक योजना चलाई जा रही है, पूर्वोदय योजना, जिसके तहत कौन कौन से राज्य यहाँ पर कवर किए जाएंगे, उनका विकास किया जाएगा। तो बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। बिहार पे देखिए बहुत सारा चीज़ें यहाँ पर आई हैं, मतलब बिहार को बहुत सारा सहयोग मिल रहा है इस बजट के तहत। तो बिहार इसमें आ जाएगा पूर्वोदय योजना के तहत, झारखंड भी आ जाएगा, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश ये हैं। एकदम रट लीजिएगा, ये इन 5 जो है क्षेत्र को कवर किया जा रहा है इसके तहत। फिर यहाँ पर अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा। इस औद्योगिक गलियारे में गया में औद्योगिक केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। और अमृतसर कोलकाता ये याद रखिएगा, कौन सा गलियारा बन रहा है? अमृतसर कोलकाता। फिर बिहार में रोड निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। ये अगर अलग से पूछ लिया जाए तो, वैसे ये पूछ जाने की संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी बिहार में रोड निर्माण के लिए 26,000 करोड़ रुपए। इसके अलावा हवाई अड्डे विकसित किए जाएंगे बिहार में, मेडिकल कॉलेज, खेलकूद और संरचना, बिजली निर्माण के लिए भी आवंटन किया गया 21,400 करोड़ का अलग से। तो ये सब चीज़ें हैं, इतनी चीज़ें हैं बिहार के लिए करी जा रही हैं। अब बिहार में आपको पता है कि सपोर्ट मिला है पूरा एनडीए को, तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट यहाँ पर आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम भी आ रहा है। आंध्र प्रदेश से भी एनडीए को सहयोग मिला है, तो उसके लिए भी अलग चीज़ें हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद थी, जो कि बाद में तेलंगाना की हो गई थी। तो आंध्र प्रदेश की काफ़ी दिन तक अपनी कोई राजधानी विकसित नहीं थी, तो राजधानी निर्माण के लिए 15,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर आवंटन किया गया है। फिर पोलावरम परियोजना के लिए भी वित्त पोषण किया जाएगा, लेकिन इसका मतलब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया है बजट में। फिर महिलाओं की आर्थिक विकास में भूमिका बढ़ाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आर्थिक विकास में भूमिका बढ़ाने के लिए कितना? 3 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं महिलाओं की आर्थिक विकास में भूमिका बढ़ाने के लिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है, इसके तहत 63,000 गाँव शामिल हैं। अब ये जो कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगी, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आई थी, कहीं पे बात हुई थी, अगर स्टेटमेंट में आ जाए तो पोलावरम परियोजना की बात की गई है मतलब बजट में। इसके अलावा जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की बात की गई है, जिसके तहत जो है 63,000 गाँव कवर होंगे। फिर जो है पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंक शाखाएं खोली जाएंगी, ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 शाखाएं स्थापित की जाएंगी पूर्वोत्तर क्षेत्र में। वहाँ पर बैंकिंग सुविधाएं थोड़ा कम है, इसलिए जो है 100 शाखाएं वहाँ पर स्थापित की जाएंगी नॉर्थ ईस्ट में। फिर जो है विनिर्माण क्षेत्र की बात करें हम,
विनिर्माण क्षेत्रों में MSME को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। तो MSME को सहायता दी जाएगी। विनिर्माण क्षेत्र में जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया है वहाँ पर MSME के लिए ऋण गारंटी योजना चलाई जाएगी। MSME जो बिजनेस होते हैं उनके लिए ऋण यानी लोन की व्यवस्था की जाएगी और लोन का नया नया मॉडल आएगा। इसके अलावा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मुद्रा ऋण जो है इसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 20 लाख। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो है ये किसके लिए किया गया है? जिन्होंने तरुण श्रेणी के तहत लोन लिया था और उसको चुका दिया है, तो वो अब जो है 20 लाख तक का लोन जो है ले सकते हैं। तो ये है मुद्रा ऋण, जिसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इकाइयाँ यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। 100 NABL मान्यता प्राप्त लैब जो है स्थापित की जाएगी, जो फूड जो है संरक्षण से रिलेटेड होगी, उसकी जांच से रिलेटेड होगी। तो 100 लैब स्थापित की जाएगी और 50 यूनिट लगेगी। मल्टी प्रोडक्ट फूड इकाइयाँ जो हैं यूनिट्स लगेंगी 50, और लैब कितनी स्थापित होगी? तो 100 लैब स्थापित होगी। फिर ई-कॉमर्स निर्यात केंद्र की स्थापना की जाएगी। विनिर्माण और सेवाओं के संवर्धन के उपाय, शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप की यहाँ पर बात की जाएगी। मतलब बड़ी बड़ी जो कंपनियाँ हैं, टॉप 500 जो कंपनियाँ हैं, उसमें इंटर्नशिप अगर करे कोई तो सरकार जो है उसको 5,000 रुपये पर मंथ देगी स्टाइपेंड के रूप में, अगर इंटर्नशिप कोई करता है तो। टॉप यहाँ पर 500 कंपनियाँ इसके लिए रखी गई हैं। फिर 12 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। फिर क्रिटिकल मिनरल मिशन की स्थापना यहाँ पर की गई। क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं उससे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे यहाँ जो है बहुत कम क्रिटिकल मिनरल होते हैं, उसको विकसित करने के लिए मिनरल्स वैसे विकसित नहीं किए जाते, लेकिन उसके लिए स्टैंप ड्यूटी वगैरह कम की गई, जो भी हम आगे देखेंगे। चाइना का वो रहता है पूरा, उस पर कब्जा रहता है, लेकिन क्रिटिकल मिनरल की भी यहाँ पर मिशन की बात की गई है। एक मिशन के तहत जो है इसकी स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर शहरी विकास की भी बात की गई है। अब शहरी विकास के तहत क्या क्या है? तो महिलाओं द्वारा घर लेने पर स्टैंप ड्यूटी कम रहेगी। इसके अलावा 100 जो है हार्ट स्ट्रीट मार्केट खोली जाएगी, जिसका नाम होगा हार्ट। 100 जो है हार्ट स्ट्रीट मार्केट और स्ट्रीट फूड हब बनाने की स्थापना की जाएगी। स्ट्रीट फूड हब बनेंगे, स्ट्रीट मार्केट बनेंगी 100। इसके अलावा लगभग 14 बड़े शहरों में ट्रांजिट डेवलपमेंट किया जाएगा। ट्रांजिट डेवलपमेंट मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सब इजी हो जाएगा, मेट्रो वगैरह इन सब चीज़ें की। बड़े बड़े जो शहर हैं, 14 बड़े शहरों में ये सब चीज़ें की जाएंगी। 100 बड़े शहरों में वाटर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट लाए जाएंगे, जो वाटर से मतलब जो सीवर लाइन वगैरह उसको सही किया जाएगा। ये सब चीज़ें 100 बड़े शहरों के लिए किया जाएगा। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 1 करोड़ शहरी गरीबों को मदद मिलेगी। 10 लाख करोड़ का निवेश किसके तहत किया जाएगा? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके लिए जो है 10,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। फिर ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो भारत स्मॉल रिएक्टर्स की इसमें स्थापना की जाएगी। जो छोटे छोटे रिएक्टर हैं वो बनाए जाएंगे, इसमें प्राइवेट कंपनी का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके अलावा NTPC और भेल की पार्टनरशिप होगी, जिसके तहत जो है 800 मेगावाट का कॉमर्शियल प्लांट लगाया जाएगा। किसकी पार्टनरशिप होगी? NTPC और भेल की पार्टनरशिप होगी, जिसके तहत जो है 800 मेगावाट का कॉमर्शियल प्लांट लगेगा। ये सब ऊर्जा के क्षेत्र में है। फिर PM ऊर्जा घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें मुफ्त बिजली मिलती है 300 यूनिट तक, जिसमें घरों के ऊपर जो सोलर पैनल वगैरह लगाए जाते हैं वो चीज़ें इसमें आएंगी। तो इसमें 1 करोड़ घरों को इससे फ़ायदा मिलेगा। तो ये जो है सोलर पैनल के द्वारा इसकी बात की गई है, इसमें रिपीट की गई। इसके मतलब इसके तहत जो एलोकेशन किया गया है वो लास्ट में दिया हुआ है। और संरचना यानी इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पर बात करें तो 11.11 लाख करोड़ का इसमें जो है निवेश किया जाएगा। इसका लिए एलोकेशन किया गया 11.11 लाख करोड़ का, जो कि GDP का 3.4% है। अब बजट में जितनी चीज़ें लिखी गई, जितने डेटा दिए गए, सिर्फ उतने ही बोले गए। यहाँ पर इसकी बात की गई थी कि इसमें GDP का 3.4% दिया जा रहा है, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है 11.11 लाख करोड़ रुपये, जो कि GDP का 3.4 है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जा रहा है। इतनी चीज़ें जो है, इतना रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएगा। फिर जो है राज्यों को 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन, लॉन्ग टर्म का लोन दिया जाएगा। ये जो है याद रखिएगा, 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन जो है लॉन्ग टर्म के लिए राज्यों को दिया जाएगा, जिससे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सके। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का चरण 4 प्रारंभ कर दिया गया है। ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत ही आएगा, जो सड़कें, पुली सब इसी के तहत आता है। कोसी मेची जो लिंक है, इसकी बात की जा रही, जो इन सब की वजह से बिहार में काफ़ी बाढ़ आती है, तो इनको लिंक प्रोजेक्ट, नदियों का लिंक प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अलावा बिहार में बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए का अलग से जो है एलोकेशन किया गया है।
असम, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल, यहाँ भी बाढ़ वगैरह बहुत आती है, आवास की समस्या होती है, जब बाढ़ आ जाती है तो बहुत सारा भूस्खलन वगैरह होता है, तो उसके लिए भी अलग आवंटन किया गया है। इसके कोई रुपए नहीं लिखे गए हैं, लेकिन वित्त पोषण की बात की गई है। फिर विष्णुपाद मंदिर कॉरिडोर और महाबोधि मंदिर कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, इसका विकास किया जाएगा बिहार में, 2 मंदिरों का कॉरिडोर बनेगा। और ये किसकी तर्ज पर? जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है उसी की तर्ज पर ये चीज़ें बनेंगी। राजगीर और नालंदा का विकास किया जाएगा, ये सब पर्यटन के तहत, बिहार में पर्यटन डेवलप करने के लिए। इसके अलावा उड़ीसा में पर्यटन विकास के लिए कार्य किया जाएगा। यहाँ पर दोनों याद रखेगा, राजगीर और नालंदा का विकास किया जाएगा। फिर नवाचार, अनुसंधान और विकास के क्षेत्र की बात करें तो नेशनल रिसर्च फंड के लिए जो कितने रुपए रखे गए? 1 लाख करोड़। इंपॉर्टेंट है ये, नेशनल रिसर्च फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए रखे गए हैं। स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। अब यहाँ पर अंतरिक्ष व्यवस्था को, अर्थव्यवस्था को जो है 10 साल में 5 गुना बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। एक लक्ष्य रखा गया है कि 10 साल में हम इसको 5 गुना बढ़ा देंगे। अभी जो है स्पेस इकोनॉमी को कितना दिया गया है? 1000 करोड़ रुपए, और नेशनल रिसर्च फंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए। नेक्स्ट है अगली पीढ़ी के विकास की बात करें तो इसमें जो है मुख्यतः भूमि पर फोकस किया गया है। भूमि का डेटा इकट्ठा करना, ग्रामीण क्षेत्रों में जो आगे चल के बहुत विवाद हो जाते हैं तो उसके लिए मैपिंग वगैरह की बात की गई है। इसमें बस 2 ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भूमि आधार, भू आधार जिसको कहते हैं, एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है ज़मीन का, तो उसको बनाया जाएगा। इसके अलावा भूमि मैपिंग वगैरह करी जा रही है, तो ये इसकी भी बात की गई है। फिर अब जो है मेन डेटा वगैरह पे आते हैं। राजस्व प्राप्तियाँ, जो रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं वो कितनी? राजस्व प्राप्तियाँ वो होती हैं जो जिसके तहत जो हमें, जैसे कंस्ट्रक्शन कोई किया गया था पहले, उसके तहत जो हमें रेवेन्यू रिसीप्ट हो रहा है, जैसे कोई सड़क बनाई गई उसके तहत जो लाभ हो रहा है सरकार को, वो राजस्व प्राप्ति में आ जाता है। तो ये जो है इसका अनुमान 24-25 का 31.3 लाख करोड़ रुपए, 31.3 लाख करोड़ रुपए। राजस्व प्राप्ति जितना ज़्यादा होती है उतना ही अच्छा होता है। पूंजीगत प्राप्ति वो होती है जो हम किसी से लोन ले लेते हैं, किसी बड़े बैंक से या उस तरह से लोन ले लेती है सरकार, तो उधार ले लेती है उस तरह से, तो वो जो है कैपिटल रिसिप्ट में आता है, जिसका ब्याज देना पड़ता है। तो पूंजीगत प्राप्ति अच्छी नहीं होती है, राजस्व प्राप्ति अच्छी होती है। तो हमें जो है कैपिटल रिसीप्ट हमारी कितनी है? पूंजीगत प्राप्ति 16.9 लाख करोड़ रुपए, और जो राजस्व प्राप्ति है वो 31.3 लाख करोड़ रुपए है। टोटल मिला लिया जाए, दोनों को ऐड कर लिया जाए तो 48.2 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। टोटल प्राप्तियाँ 48.2 लाख करोड़ रुपए हैं। अब व्यय की बात करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात करें तो ये है टोटल 37.1 लाख करोड़ रुपए, 37.1 लाख करोड़ रुपए। ये जब खर्च किया जाता है मतलब वो खर्च हो गया पूरा, इसको मतलब ज़्यादा नहीं खर्चा होना चाहिए इसमें से। तो 31.1 लाख करोड़ रुपए। और पूंजीगत व्यय हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है? 15.0 लाख करोड़ रुपए। तो ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो दोनों आपको याद रखना है कौन सा एक्सपेंडिचर कितना है। देखिए जितना हमारा राजस्व प्राप्ति होता है उससे ज़्यादा हमारा राजस्व व्यय नहीं होना चाहिए हमारे यहाँ, लेकिन ज़्यादा है। 31.3 लाख करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति है, और राजस्व व्यय कितना है? 37.1 लाख करोड़ रुपए। तो यहाँ पर कुछ लाख का फ़र्क है, तो ये इसको याद रखिएगा। फिर राजकोषीय घाटा हमारा कितना हो जाता है? 4.9% जो है हमारा राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है। लक्ष्य हमारा है 4.5% का, और 4.9% है ये अभी। नेक्स्ट बात करें रुपया हमारा कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। तो नंबर 1 पे हमारा जो सबसे ज़्यादा रुपया आता है वो लोन से आता है, जिसको हमें बाद में चुकाना भी पड़ता है। तो लोन और अन्य देयताएं जो दूसरी लाइबिलिटीज़ होती हैं उसमें 27% यहीं से आता है। फिर सेकंड पे आता है, कभी कभी ऑप्शन में ये वाला नहीं रहता है, यहीं से शुरुआत होती है क्योंकि ये तो अलग ही माना जाता है कि सबसे ज़्यादा ही रहेगा। फिर आयकर पे नंबर 1 आ जाता है, मतलब वैसे लिया जाए तो आयकर नंबर 1 है, लेकिन अगर लोन वगैरह को ले लिया जाए तो हमेशा यही नंबर 1 रहेगा। तो फिर आयकर आता है 19% यहाँ से आता है। फिर जीएसटी और अन्य टैक्सेस आते हैं, ये सब अरेंज करने को आ जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा। फिर जीएसटी और अन्य टैक्सेस से हमें प्राप्त होते हैं 18% लगभग। उसके बाद जो है निगम कर आता है चौथे नंबर पर, जिससे 17% हमारा पैसा यहाँ से आता है। नॉन टैक्सेस प्राप्तियाँ 9% यहाँ से आता है। एक्साइज ड्यूटी से हमें 5% आता है। क्रम याद रखिएगा, नंबर 1 पे इनकम टैक्स आएगा 19%, फिर जीएसटी आएगा, फिर निगम कर आएगा यानी कॉर्पोरेट टैक्स जो होता है, फिर नॉन टैक्सेस जो है, एक्साइज ड्यूटी 5% है। नेक्स्ट बात करेंगे रुपया जाता कहाँ है। तो राज्यों को सबसे ज़्यादा जो भी हमें पैसा मिलता है, सरकार को पैसा मिलता है, वो राज्यों के बीच में भी बढ़ता है। तो राज्यों को सबसे ज़्यादा जाता है 21%। फिर सेकंड नंबर पे आएगा ब्याज देने में, जितना हमने लोन लिया उसका ब्याज भी चुकाना पड़ेगा, तो 19% यहाँ जाएगा। फिर केंद्रीय योजनाओं में कितना जाता है, तो 16% केंद्रीय योजनाओं में चला जाता है, जो केंद्र के द्वारा योजनाएं पूरी तरह से केंद्र के द्वारा चलाई जाती हैं उसमें जाता है। फिर केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं में 8% चला जाता है। अब ये इतना तो क्रम में है, अब इसके बाद जो है बस इतना याद रखना है कि कितना परसेंट कहाँ जा रहा है।
सबका परसेंटेज नहीं पूछा जाता, लेकिन जैसे रक्षा क्षेत्र है, सब्सिडी है, पेंशन है, इसका परसेंटेज कभी भी पूछ लिया जाता है। तो ये वाला तो क्रम में है, राज्यों को पहले नंबर पे, फिर ब्याज देने में, फिर केंद्रीय योजनाओं में, फिर केंद्रीय वित्त पोषित योजनाओं में 8% चला जाता है, जिसमें केंद्र राज्य दोनों होते हैं। फिर रक्षा क्षेत्र में 8% जाता है, सब्सिडी में 6%, पेंशन में 4%, लगभग हर बार पेंशन में 4% ही रहता है। नेक्स्ट यहाँ पर प्रमुख खर्चे जो हैं किस किस क्षेत्र में कितने लाख करोड़ रुपए किया जाता है, तो रक्षा क्षेत्र में जो है 4.54 लाख करोड़ रुपए यहाँ पे रक्षा क्षेत्र में किया जाता है, सबसे ज़्यादा यही है। फिर ग्रामीण विकास में जो है 2.65 लाख करोड़ रुपए। अगला है कृषि और जो संबद्ध क्षेत्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि और संबद्ध क्षेत्र 1.51 लाख करोड़ रुपए। होम अफेयर्स में 1.50, शिक्षा क्षेत्र में 1.25, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कृषि में हो गया 1.51, शिक्षा में हो गया 1.25 और यहाँ पर रक्षा में हो गया 4.54। यहाँ पर 4.5 भी याद रखेंगे तब भी चल जाएगा काम, ज़्यादा बड़ा नंबर उसमें ज़्यादा गैप होता है, मतलब ऑप्शन आप देखेंगे तो उसमें आपको गैप मिल जाएगा। तो 4.5 ये हो गया, 1.5 ये हो गया, 1.2 शिक्षा हो गया। फिर आईटी और टेलीकॉम में 1.16, स्वास्थ्य के क्षेत्र में 89,000 करोड़ है, ये 89,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं। ऊर्जा यानी एनर्जी क्षेत्र में 68,00,000 करोड़। फिर सोशल वेलफेयर में 56,000 करोड़ रुपए, कॉमर्स और इंडस्ट्री में 47,000 करोड़ रुपए। अब स्वास्थ्य वाला एकदम याद रखेगा 89,000 करोड़, ऊर्जा वाला याद रखेगा 68,000 करोड़ और यहाँ पर शिक्षा के लिए 1.2 लाख करोड़। फिर कृषि संबंध क्षेत्र 1.51 लाख करोड़ रुपए। उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में 4.54 लाख करोड़ रुपए। कई बार रिपीट करिएगा एग्जाम के पहले, एक बार फिर से देख के जाइएगा। 2024-25 में जीडीपी का अनुमान हमारा 6.5 से 7% तक रखा गया है। इनकम टैक्स, अब कुछ और बातें की गई जो हमें याद रखनी पड़ेंगी, जैसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 को रिव्यू किया जाएगा, ये भी इसमें बात कही गई है, तो अगर स्टेटमेंट आ जाए तो। कैंसर की 3 दवाओं की कस्टम ड्यूटी को समाप्त किया जाएगा, तो मेडिसिन के क्षेत्र में जो है कस्टम ड्यूटी कम की गई तो सस्ती हो जाएंगी दवाएं। फिर मोबाइल इंडस्ट्री कस्टम ड्यूटी को घटाकर 15% की गई है, मतलब मोबाइल चार्जर जो वगैरह जो होते हैं, चार्जर वगैरह का रेट कम हो जाएगा। गोल्ड सिल्वर की कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6% कर दिया गया है, तो गोल्ड सिल्वर का रेट भी घटने में आएगा। अब सबका ये जो नंबर है वो नहीं पूछा जाएगा कितना घटाया गया, क्या किया गया। अगर इस तरह से आ सकता है कि इसका घटाया गया है कस्टम ड्यूटी, मतलब गोल्ड सिल्वर का कस्टम ड्यूटी घटाया गया है, तो ये स्टेटमेंट बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 25 क्रिटिकल मिनरल पर कस्टम ड्यूटी समाप्त कर दी गई है। क्रिटिकल मिनरल पे यहाँ पर उसको बढ़ावा देने के लिए जोर दिया गया है, तो कस्टम ड्यूटी उसकी ख़त्म कर दी गई है। लॉन्ग टर्म गेन पर टैक्स बढ़ाकर 1.5% कर दिया गया। यहाँ पर बढ़ा है, देखिए टैक्स, जो लोग शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म का पैसा लगाते हैं, 1 साल से ज़्यादा का पैसा लगाते हैं, उस पर जो उनको लाभ मिलता है उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ये बढ़ा के पहले 10% था, अब 12.5% कर दिया गया है, तो बढ़ाया गया है, बस इतना याद रखिएगा। एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया है। जो नए नए बिजनेस बनते हैं उनको अगर कोई पहले पैसा देता था, कहीं से उनको जो है फंडिंग प्राप्त होती थी, तो उस पर भी टैक्स लगता था, जिसको काफ़ी आलोचना होती थी, तो उसको ख़त्म कर दिया गया है। एंजल टैक्स समाप्त। अब टैक्स स्लैब क्या क्या है, नए टैक्सेस वाला जो है स्लैब क्या है, सबसे पहले तो याद रखिए कि टैक्स रिजीम को 7% तक इनकम वालों को टैक्स से छूट है। 7 लाख तक की जो इनकम है, परसेंटेज नहीं लाख, 7 लाख तक की इनकम वालों को छूट मिल रहेगी, अगर मतलब वो अपना टैक्स बचा सकते हैं। लेकिन स्लैब की बात करें तो 0.3 लाख जो है ये नील, यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। फिर 3 से 7 लाख में 5% टैक्स है, लेकिन ये याद रखिएगा टैक्स रिजीम एक होती है, छूट होती है, जिसमें 7 लाख तक की इनकम वालों को छूट दी गई है। ये एक हाईलाइट करके इसको याद रखिएगा। फिर 7 से 10 लाख वालों को 10% टैक्स देना पड़ेगा, ये यहाँ से याद रखिए। 7 से 10 लाख वालों को 10%। फिर 10 से 12 लाख वालों को 15% टैक्स, 12 से 15 लाख वालों को 20% टैक्स और 15 लाख से ऊपर वालों को 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये टैक्स स्लैब है नया वाला, इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें बजट में योजना के तहत कितना आवंटन किया गया, ये चीज़ें बहुत पूछी जाती हैं एग्जाम में। आपने कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, हमेशा आता है। मनरेगा में 86,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, सब करोड़ में है। फिर आयुष्मान भारत के तहत 7300 करोड़, PLI योजना के तहत 6200 करोड़, सौर ऊर्जा ग्रिड के तहत 10,000 करोड़। फिर PM सूर्य घर मुफ्त बिजली जो हमने योजना की बात की थी, सोलर जो पैनल घरों के ऊपर लगाए जाते हैं, उसमें 6,250 करोड़। फिर आता है यहाँ पर PM आवास शहरी के लिए 30,171 करोड़, PM आवास ग्रामीण के लिए 54,500 करोड़। फिर PM विश्वकर्मा योजना के लिए 4,824 करोड़, PM ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़,
मिशन वात्सल्य के लिए 1472 करोड़। तो ये इसको एक बार आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, और इसको आपको रिपीट ही करना पड़ेगा बार बार। इतना याद रखिएगा, मनरेगा में कितना दिया गया है, 86,000 करोड़ रुपए। और बहुत ज़्यादा इसमें जो है नंबर्स की बात नहीं की गई है इस वाले बजट में। एक बार अंतरिम बजट भी एग्जाम के पहले देख के जाइएगा। अंतरिम बजट भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। आप किसी भी ग्रुप में होंगे, यूपी पीसीएस, आरओ यारो कंबाइंड पेड ग्रुप जो चल रहा है, उसमें बजट का दिया जा चुका है आपको नोट्स, पुराना वाला भी, और ये भी अभी भेज दिया जाएगा। तो उसको अच्छे से एग्जाम के पहले कई बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बजट से कई क्वेश्चन आते हैं और गलत बहुत होते हैं यहाँ से, क्योंकि करंट अफेयर में जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है, इकोनॉमिक्स की ज़्यादा चीज़ें जो है करंट से रहती हैं और ज़्यादातर बजट से रहती हैं, तो एग्जाम में गलती होने के चांसेस भी रहते हैं। तो उसको अच्छे से रिपीट कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आया हो, यूज़फुल लगा हो, तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नंबर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप करके ग्रुप की डिटेल्स ले सकते हैं, उसको प्रॉपर्ली पढ़कर ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्रेक टाइम क्लासेस।